So, dear students, a very warm welcome to my today's lecture, wherein we are going to discuss plant disease management. It is general principles, and we will focus today on plant quarantine. जैसे हमें पता ही है कि जो प्लांट डिजीजेस होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कोई डिजीज प्लांट में लग जाए तो उसमें लॉसेस होती हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स. जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, वी नो कि जो प्लांट डिजीज हैं दे इफेक्ट द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई डिजीज लग जाए प्लांट में तो इसका जो प्रोडक्टिविटी होती है प्लांट्स में वो कम हो जाती है. नॉट ओनली द प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द प्लांट. जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्लांट से उनकी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है कि अगर कोई प्लांट इन्फेक्ट हो जाए किसी डिजीज से. अब ये जो लॉसेस हैं जो डिजीज की वजह से हो रही हैं ये किसी भी वक्त हो सकती है, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सोइंग ऑफ द क्रॉप until the consumption of the प्रोडक्ट. तो इनको मद्देनजर रखते हुए इट इज द नीड ऑफ आर कि हम प्रिवेंट करें किसी डिजीज की इंसिडेंस को, या जो इनोकुलम है जिससे डिजीज इनिशिएट होती है या स्प्रेड होती है, इसको हम रिड्यूस करें. एंड फाइनली जो लॉसेस हो रही हैं किसी डिजीज की वजह से उनको हम मिनिमाइज करें. आदिल, अपना आप वीडियो बंद कीजिए. तो जितने भी मेजर्स हम लेते हैं ताकि कोई डिजीज पहले हो ही ना, या इसका जो इनोकुलम है जिसकी वजह से डिजीज फैलती है या स्प्रेड होती है उसका अमाउंट हम कम करें, और फाइनली जो लॉसेस होती हैं डिजीज से उनको हम मिनिमाइज करें. तो जितने भी ये मेजर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. सो मैनेजमेंट क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक तो वो ये है कि एक पैथोजन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करें हम, और जो लॉसेस हैं या जो डैमेज हो रहा है किसी पैथोजन की वजह से उनको हम मिनिमाइज करें. तो जितने भी हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है चाहे वो इटियोलॉजी में हो या सिम्टम्स या पैथोजेनेसिस या एपिडेमियोलॉजी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब तक हमें ये पता ना हो कि डिजीज का कॉज क्या है, डिजीज के सिम्टम्स क्या है, डिजीज का इफेक्ट क्या है, और डिजीज की स्प्रेड का जो लिमिट है वो क्या है, तब तक हम ऐसे मेथड्स को फॉर्मुलेट ही नहीं कर सकते कि जिससे हम एक डिजीज को मैनेज कर सकें. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पहले वी मस्ट नो द इटियोलॉजी, सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस, epidemiology of the plant diseases so that we can formulate the methods for successful management of disease. एंड इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी प्रोडक्ट्स की, एंड जो क्वालिटी होगी प्लांट प्रोडक्ट्स की या प्लांट्स की जो क्वालिटी होगी वो मेंटेन रहेगी. आप जो है डिजीज मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करते हैं ये डिफर होते हैं, ये वेरी होते हैं फ्रॉम वन डिजीज टू अनदर डिजीज. कि जैसे पैथोजन का कौन सा टाइप है, होस्ट कौन है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं डिजीज डेवलपमेंट में.
अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखेंगे, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग में कोई डिजीज लग गई, तो हम उस टाइम पे एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं एंड हम ट्रीट करते हैं एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को। तो हम उसको कोई क्यूरेटिव जो मेथड है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब की हमने, तो वहां पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होता है। लेकिन जहां तक प्लांट्स का ताल्लुक है, यहाँ पे हम प्लांट्स को एज पॉपुलेशन लेते हैं एंड मेन जो डिजीज मैनेजमेंट मेथड है वो मेनली प्रिवेंटिव होता है रेदर देन क्यूरेटिव। हम प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मेनली हम वो मेथड्स अडॉप्ट कर लेते हैं कि कोई डिजीज प्लांट में लग ही ना जाए, रेदर कि अगर कोई डिजीज लग जाए फिर हम उसको क्योर कैसे करें। ऑल दो हम दोनों ही मेथड्स अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि हम कैसे एक डिजीज को प्रिवेंट करें रेदर देन क्योर। अब देर आर डिफरेंट मेथड्स विच आर adopted फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज इन प्लांट्स। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम डिजीज को, प्लांट डिजीज को कंट्रोल करते हैं। एंड जो मेन मेथड्स हैं दे आर अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, होस्ट रेजिस्टेंस, थेरेपी। लेकिन यहाँ पे एक बात जहन में रखनी बहुत ही जरूरी है कि जब भी हम किसी प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन कॉन्सिडरेशंस। पहला जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, कि कॉस्ट कितना आ रहा है और बेनिफिट कितना हो रहा है। दूसरा है कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हम अडॉप्ट करें जिसकी वजह से कोई डिजीज हम कंट्रोल कर पाए। तीसरा होता है कि जो कंट्रोल मेजर्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं दे शुड बी ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस, कि वो एक लार्ज जो एरिया है ना, इतना ही नहीं कि किसी फील्ड में प्लांट्स है उनको कोई डिजीज लगने का खतरा है तो हम उसको उनमें कोई प्लांट डिजीज मैनेजमेंट जो मेथड्स हैं वो अडॉप्ट कर लें, बल्कि हम एक लार्ज जो एडजॉइनिंग एरिया है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है वो भी हमें दिमाग में रखना है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आएगा एंड जो सक्सेस रेट है कंट्रोल मेजर्स का वो कितना है। जो चौथा फैक्टर है जिसको हम दिमाग में रखना है वाइल मैनेजिंग द प्लांट डिजीजेस, वो ये है कि जो नॉलेज होनी चाहिए एक डिजीज डेवलपमेंट की। क्योंकि जब तक हमें नॉलेज ना हो कि डिजीज कैसे डेवलप हो रही है, until and unless we cannot find an effective economical control, तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर एग्जांपल अबाउट द कॉज ऑफ डिजीज, कि डिजीज का कॉज क्या है, मोड ऑफ सर्वाइवल एंड डिसेमिनेशन ऑफ द पैथोजन। तीसरा जैसे होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है, इसी तरह एनवायरमेंट का क्या फैक्टर है ऑन द पैथोजेनेसिस इन प्लांट या ऑन द स्प्रेड इन द प्लांट पॉपुलेशन। तो इन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, प्रियर नॉलेज। पांचवा फैक्टर है कि जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है हमें पता है इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी इनोकुलम, क्योंकि जो डिजीज जो होती है वो पहले डेवलप होती है फ्रॉम द प्राइमरी इनोकुलम। एंड छठा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है सारे के सारे जो मैनेजमेंट जो प्रोसीजर्स हैं वी हैव टू इंटीग्रेट देम। सो दीज आर some of the considerations we have to keep in mind while managing a disease in plants. Now coming to these methods which are on your screen, the methods used for plant disease control. पहला है अवॉइडेंस, सेकंड है एक्सक्लूजन, थर्ड है इरेडिकेशन, चौथा है प्रोटेक्शन, पांचवा है होस्ट रेजिस्टेंस एंड छठा है थेरेपी। नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज अवॉइडेंस। जहां तक अवॉइडेंस का ताल्लुक है, इसमें जब अवॉइडेंस जो मेथड है इसमें हम मेनली फोकस करते हैं कि जो डिजीज है वो कैसे अवॉइड हो जाए।
वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि उस टाइम पे हम प्लांट्स को प्लांट ग्रो करें जिस टाइम पे मिनिमम चांसेस होते हैं कि प्लांट डिजीज डेवलप हो जाए। और दूसरा, उन एरियाज में प्लांट क्रॉप्स को प्लांट करें जहां पे जो इनोकुलम है, जो इन्फेक्टिंग मटेरियल है, वो कम हो या एब्सेंट हो। तो अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं कि हम उस वक्त या उस जगह, दोनों को वी टेक टू मेन पैरामीटर्स। नंबर वन इज टाइम एंड नंबर सेकंड इज द एरिया वेयर द क्रॉप इज टू बी प्लांटेड। उस टाइम पे, जिस टाइम पे इनोकुलम, जो इन्फेक्टिंग मटेरियल है पैथोजन का, या तो वो एब्सेंट हो या वो इनइफेक्टिव हो, कि वो इनएक्टिव है। और उन एरियाज में जहां पे अगेन जो इनोकुलम है, या वो एब्सेंट है बिल्कुल, या वो इनएक्टिव है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो मेन एम होता है अवॉइडेंस का, वो ये है कि एक पैथोजन और जो एक होस्ट है वो आपस में कांटेक्ट ही ना कर पाए। क्योंकि अगर कांटेक्ट में आ गए देन देयर आर चांसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। तो अब इनमें कौन कौन से हम प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं इस अवॉइडेंस में? देयर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, लाइक कि हम कौन सा जियोग्राफिकल एरिया चूज करते हैं फॉर द प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज। नंबर सेकंड, कौन सा फील्ड हम सिलेक्ट करते हैं फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स। नंबर थर्ड, जो जो हमारा सोइंग टाइम है वो कौन सा है, जो सोइंग टाइम या प्लांटिंग टाइम है वो कौन सा है। इसी तरह सीड और प्लांटिंग मटेरियल कौन सा है, उसकी सिलेक्शन हम करते हैं। इसी तरह जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले वेराइटीज हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, इसमें बहुत सारी डिजीज ये वेराइटीज हैं। अब कुछ वेराइटीज ऐसी हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही अपना जो ग्रोथ है वो कंप्लीट करते हैं या अपना लाइफ साइकिल, तो हम उनको चूज करते हैं। या हम एग्रोनॉमिक या कल्चरल प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिसेस which are adopted in this avoidance procedure. मैं फिर से दोहराऊंगा, the main practices under avoidance are the choice of geographical area, the selection of the field, choice of the sowing planting time, selection of the seed and planting material, short duration or disease escaping varieties, and the modification of agronomic or cultural practices. यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा, अगर हम पोटैटो को कल्टीवेट करें हायर आल्टीट्यूड पे, तो वहां पे वो रिलेटिवली वायरल फ्री हो जाता है, वायरल डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि अगर हम हायर आल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, वहां पे जो वायरस को फैलाने वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है। इसी तरह और एग्जांपल है, अगर हम पोटैटो या वीट को जल्दी, जो ग्रोइंग सीजन है उससे पहले ही प्लांट करें, फॉर एग्जांपल इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, तो इसमें क्या होता है कि जो लेट ब्लाइट या स्टेम रस्ट होता है उनका डैमेज कम होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द अवॉइडेंस प्रोसीजर्स। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो अवॉइडेंस है, इट इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग डिजीज बाय प्लांटिंग एट a different time or in a specific area where the inoculation is either absent or inactive due to the prevailing environmental conditions in that time or area. The major aim of the avoidance procedure is to avoid the contact between the pathogen and the host. The main practices which are adopted under avoidance are the choice of geographical area, the selection of the field, choice of the planting time, selection of the seed as well as planting material,
short duration or disease escaping varieties, and the modifications of agronomic or cultural practices. The second main plant disease controlling method is that of exclusion. दूसरा होता है exclusion. अब exclusion में क्या करते हैं कि अगर कोई इनोकुलम है, कोई पैथोजन है, उसने इनोकुलम प्रोड्यूस भी किया, तो हम कैसे उसको रोकें कि वो एक फील्ड या एरिया में न जाए. अगर हम रोकें इनोकुलम को, इनोकुलम प्रोड्यूस किया किसी पैथोजन ने, लेकिन हमने स्टॉप किया इसकी एंट्री एक फील्ड में या एरिया में जहां पे कोई प्लांट ग्रो हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूजन. अब इसमें डिफरेंट तरीके हैं, जैसे सीड सर्टिफिकेशन या क्रॉप इंस्पेक्शन. इसी तरह इरेडिकेशन ऑफ इनोकुलम, जो इनोकुलम है इसको हम खत्म करें, या इंसेक्ट वेक्टर्स जो होते हैं इनको हम कंट्रोल करें. इसी तरह क्वारंटीन मेजर्स हम ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट, द एक्सक्लूजन इट is defined as the prevention of the inoculum from entering or establishing in a field or area where it is not existing. There are some procedures in the exclusion like seed certification, crop inspection, eradication of inoculum, eradication of insect vectors, quarantine measures, etc. So, इनको मैं डिफाइन अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. The third is the eradication method. अब इरेडिकेशन प्रोसेस क्या होती है कि अगर हम जो इनोकुलम है, इनोकुलम का कोई सोर्स होता है जहां पे इन्फेक्टिंग मटेरियल ऑरिजिनेट होता है, तो अगर हम उसको रिड्यूस करें इनोकुलम को, या इनएक्टिवेट करें, या एलिमिनेट करें, या बिल्कुल डिस्ट्रॉय करें सोर्स पे ही किसी एरिया में, या अगर किसी इंडिविजुअल में लग गया हो, इसको हम इस इंडिविजुअल में जो लग गया है उसको हम डिस्ट्रॉय करें, इसको हम बोलते हैं इरेडिकेशन. इरेडिकेशन जनरली मींस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. सो इरेडिकेशन में हम क्या करते हैं, हम या तो रिडक्शन करते हैं, कम करते हैं, या इनएक्टिवेट करते हैं, या एलिमिनेट करते हैं, या बिल्कुल डिस्ट्रॉय करते हैं किसी इन्फेक्टिंग मटेरियल को. उस इन्फेक्टिंग मटेरियल का चाहे वो सोर्स पे हो, या किसी रीजन में हो, या अगर किसी प्लांट पे आ गया हो, तो अगर हम उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरेडिकेशन प्रोसेस. तो इरेडिकेशन में क्या होता है कि हम पैथोजन को एलिमिनेट ही करते हैं एक इन्फेस्टेड एरिया में. अब इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो यूएस में हुई थी. अब यूएस में एक स्ट्रेस कैंकर डिजीज हुई थी which was caused by xanthomonas during 1927 to 35. अब इसमें क्या हुआ था, इन्होंने एक इरेडिकेशन प्रोसेस अडॉप्ट किया था. इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 4 मिलियन स्ट्रेस ट्रीज जो है इनको या तो कट किया था या इनको जला दिया था. मैं कह रहा हूं कि इरेडिकेशन प्रोसेस की एक एग्जांपल, सिट्रस कैंकर डिजीज हुई थी caused by xanthomonas in USA during 1927 to 35. क्योंकि इसने बहुत सारे लॉसेस किए थे, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिल्कुल दे कट डाउन ऑलमोस्ट 4 मिलियन स्ट्रेस ट्रीज. एक या तो इनको कट किया या इनको जलाया, एंड दे टुक ऑलमोस्ट $2.5 मिलियन ताकि ये पैथोजन बिल्कुल इरेडिकेट हो जाए उस एरिया में. अब यहाँ पे जो इरेडिकेशन होती है, या तो इनोकुलम इरेडिकेट डिस्ट्रॉय हो कर सकते हैं, या अगर कोई अल्टरनेट होस्ट है किसी पैथोजन का, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसी तरह क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, या फील्ड को सैनिटाइज कर सकते हैं. इसी तरह
कोई प्लांट मटेरियल है, हमें पता है कि हमें शक है कि इसमें कोई इनोकुलम ना हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं या कोई केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं प्लांट मटेरियल को। इसी तरह सॉइल को भी केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कोई अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द मेथड्स इन द इरेडिकेशन। मैं फिर से दोहराऊंगा, इरेडिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर इन द इनोकुलम इज reduced, inactivated, eliminated, or destroyed at, at the source, either from a region or from an individual plant in which it is already established. Eradication involves eliminating the pathogen from the infested area. And the practices that are employed to achieve this eradication process of inoculum, it involves eradication of alternate or collateral host, crop rotations, field sanitations, heat or chemical treatment of plant material, chemical treatment of soil, biological control, etc. Now the other this control method which is adopted, it is the protection method. जो प्रोटेक्शन है, हम इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई जो प्रोटेक्शन मेथड है, अगर कोई एरिया है जिसमें मतलब जो कोई एरिया है उसके साइड में कोई ऐसा एरिया है जहां पे इनोकुलम जो है या इन्फेक्टिंग एजेंट जो है वो ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में है, एंड खतरा है कि वो इस एरिया में भी ऐसे जो इनोकुलम है वो पहुंच सकता है। तो प्रोटेक्शन हम में क्या करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करते हैं उस एरिया में जहां पे जो इनोकुलम है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। अगर किसी एरिया में इन्फेक्टिंग मटेरियल ज्यादा प्रेजेंट है तो हम इसको बिल्कुल एक बैरियर बनाते हैं ताकि वो किसी दूसरी एरिया में ना चला जाए। तो हम ये कैसे करते हैं, जैसे हमने कोई टॉक्सिक बैरियर बनाया बिटवीन द प्लांट सरफेस और इनोकुलम। अब इसमें हम कौन कौन से मेथड्स प्रोडक्शन में यूज करते हैं, जैसे कोई केमिकल स्प्रेज यूज किए, डस्ट यूज किए, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट किया, या मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट न्यूट्रिशन किया। सो दीज आर द मेथड्स व्हिच आर एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन। मैं फिर से दोहराऊंगा, द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन कोड्स against the inoculum, many fast spreading infectious pathogens brought about by wind from neighboring fields or any other distinct places of survival. The principle of avoidance, exclusion, eradication may not be sufficient to prevent the contact of host with the pathogen. Thus, the development of disease in such cases is imminent. So, there are measures which are necessary to protect the host plant from the invading inoculum. It can be achieved by creating a toxic barrier between the plant surface and inoculum. The methods which are employed to achieve such results in protection are chemical sprays, dust, modification of environment, and modification of host nutrition. Now coming to one more controlling method, that is the host resistance. हमें पता है कि पैथोजेनिस में कोई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि अगर इनमें पैथोजन अटैक करे तो इनमें इनबिल्ट रेजिस्टेंस होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स में इम्यून सिस्टम होता है, इसी तरह कुछ ऐसे प्लांट्स में भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हम रेजिस्टेंस जीन्स कहते हैं। तो इनमें भी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन। तो अगर हम इसी रेजिस्टेंस को यूटिलाइज करें ताकि एक डिजीज कंट्रोल में आ जाए, इस कॉल्ड होस्ट रेजिस्टेंस मेथड। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हमने जैसे कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन किया, मान लीजिए एक प्लांट ऐसा है जो रेजिस्टेंट है,
दूसरा है जिसमें रेजिस्टेंट नहीं है, वो ससेप्टेबल है। तो हमने जो रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटी है उसमें जीन्स निकाल के वो ससेप्टेबल जो प्लांट है उसमें डाल दिए ताकि उसमें रेजिस्टेंस आ जाए। तो जो ये होस्ट रेजिस्टेंस है, ये इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन बायोटिक और एबियोटिक फैक्टर्स। इसी तरह, तो ये तो जेनेटिक मैनिपुलेशन की वजह से है। इसी तरह कुछ और मेथड्स हैं जैसे क्लासिकल ब्रीडिंग टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि वी हैव गॉट अ पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट्स, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स में रेजिस्टेंस है, हम उनको सिलेक्ट करें तो उन्हीं को ग्रो करें। दूसरा होता है कि म्यूटेशन, क्योंकि हमें पता है अगर म्यूटेशन करेंगे तो म्यूटेंट्स ऐसे प्रोड्यूस भी हो सकते हैं कि जिनमें रेजिस्टेंस हो। एक होता है टेक्निक जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उनको हम क्रॉस कराते हैं विद द ससेप्टेबल जो प्लांट्स होते हैं, ताकि उनमें जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें रेजिस्टेंस आ जाए। तो जो बेड बेड टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है। तो ये भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें हम ऐसे वैराइटीज या कल्टीवेटर डेवलप कर सकते हैं जिनमें होस्ट रिस्क, जिनमें रेजिस्टेंस हो अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो होस्ट रेजिस्टेंस है, इट यूटिलाइजेस द इनबिल्ट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ पैथोजन। The infection or subsequent damage by the pathogen can be rendered ineffective through the genetic manipulations. The host resistance can also be induced by the use of certain biotic and abiotic factors. The classical breeding techniques, which may be adopted for inducing the resistance in the host plants, are selection, mutation, hybridization. Apart from this, we can also use some biotechnological tools like tissue culture, genetic engineering, protoplast fusion in order to develop resistant cultivars of important crops. अब नेक्स्ट जो कंट्रोलिंग प्रोसीजर है, दैट इज द थेरेपी। थेरेपी में हम क्या करते हैं कि हम, अगर अब कोई प्लांट, अभी तक जो हमने पढ़ रहे थे, दे वर द प्रिवेंटिव मेजर्स, कि प्रिवेंटिव मेथड्स कौन से हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि डिजीज ही ना लग जाए। अब जो थेरेपी है, ये इस पे बेस है कि अगर किसी प्लांट में कोई डिजीज अब लग गई, अब हम इसको लगने के बाद कैसे कंट्रोल कर सकें, तो हम कैसे ट्रीट करें या ट्रीटमेंट दे किसी इन्फेक्टेड होस्ट प्लांट को, तो वो आता है थेरेपी में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई फिजिकल या केमिकल एजेंट ऐसे हम कोई यूज कर सकते हैं कि जो डिजीज है जो लग गई है अब वो कंट्रोल में आ जाए। यहाँ पे फिर मैं एक चीज दोहराऊंगा, जो अभी तक हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े, जिसमें जैसे प्रोटेक्शन आता था, होस्ट रेजिस्टेंस आता था, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन एंड इरेडिकेशन। अब ये जो मेथड्स हैं ये मेनली प्रिवेंटिव है, इससे प्रिवेंट होती है डिजीज। इसको हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक मेथड्स भी बोलते हैं, प्रोफाइलैक्सिस और प्रोफाइलैक्टिक मेथड्स। अब ये जो प्रोफाइलैक्टिक मेथड्स हैं ये अप्लाई होते हैं बिफोर द इन्फेक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। लेकिन जो थेरेपी है ये एक प्रोफाइलैक्टिक मेथड नहीं है, बट इट इज अ क्यूरेटिव प्रोसीजर। अगर अब किसी प्लांट में इन्फेक्शन हो गया, अब हम कैसे उस डिजीज को कंट्रोल करें, ये आता है इसमें क्यूरेटिव मेथड्स में, दैट इज द थेरेपी। So these were the methods or the control procedures which are usually employed for the management of disease in plants. Now coming to our next topic of the syllabus, that is the regulatory methods, जिसमें हम पढ़ते हैं प्लांट क्वारंटीन एंड इंस्पेक्शन। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि जितने भी आप मेथड्स पढ़ें, चाहे वो कल्चरल हो, रेगुलेटरी हो, बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो या केमिकल हो,
वो उन्हीं जो 6 हमने पढ़े हैं अभी तक, जिनमें थेरेपी, होस्ट रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन, इसी तरह अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, ये इन्हीं के कुछ वेज हैं। तो पहला है प्लांट क्वारंटीन एंड इंस्पेक्शन। सबसे पहले यू मस्ट हैव कम अक्रॉस विद द टर्म प्लांट क्वारंटीन। जब से ये कोविड-19 हुआ है, तब से हम क्वारंटीन का यूज करते हैं। अगर हम टर्म क्वारंटीन को हम देखें तो उसका मतलब होता है सिंपली 40 डेज। ये एक मेथड था पुराने जमाने में, जब एपिडेमिक डिजीज होती है इन द ह्यूमन बींग्स, तो हम कैसे, तो उस जमाने में कैसे एक डिजीज को कंट्रोल कर सकें ताकि वो किसी कंट्री में न चली जाए। तो वहां पे एक मेथड यूज किया जाता था जिसमें अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई क्रू आया या पैसेंजर्स आ गए किसी दूसरे कंट्री में, तो पहले इनको क्या करते थे, इनको आइसोलेट किया जाता था फॉर 40 डेज, ताकि ये देखा जाए कि इनमें कोई सिम्टम ना आ जाए। अगर इनमें डिजीज हो तो फिर हम उनको क्योर करें। इससे क्या होता था कि जो पॉपुलेशन थी एक कंट्री में, वो इन्फेक्शन होने से बचती थी। तो पहले जमाने में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली ईयर्स, बहुत पहले की बात है, इन द एंशिएंट टाइम्स, कि जिसमें अगर पैसेंजर्स बाय शिप किसी जगह पे आती थी तो पहले हम क्या करते थे, उनको आइसोलेट करते थे फॉर 40 डेज। तो उस इनको एक 40 डेज क्यों दिया जाता था, क्योंकि इट वाज दे वर गिवन सफिशिएंट पीरियड टू परमिट द डिजीज टू डेवलप एंड टू बी डिटेक्टेड। अगर अब डिजीज कोई डिटेक्टेड हो गई तो फिर हम उनको वहीं पे क्योर करते थे ताकि जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो बच जाए। तो लेटर ऑन जो क्वारंटीन है, फिर ये वर्ड टर्म यूज की गई नॉट ओनली फॉर द डिटेंशन, बट जो प्रैक्टिसेस थे फॉर द कंटेनमेंट ऑफ द डिजीज, तो जितने भी प्रैक्टिस इन्वॉल्व थे वो फिर एसोसिएट किए गए इस क्वारंटीन। लेटर ऑन जो ये टर्म है, इट गॉट एसोसिएटेड फ्रॉम द ह्यूमन डिजीज फील्ड टू द एनिमल डिजीज फील्ड। एंड लास्टली फिर ये जो टर्म है, ये फिर अडॉप्ट की गई टू कवर द प्रोटेक्टिव मेथड्स फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में देखेंगे कि प्लांट क्वारंटीन क्या होता है, तो प्लांट क्वारंटीन होता है कि अगर हम प्लांट्स को आइसोलेट किए तब तक कि जब तक हमें ये पूरा श्योरिटी ना हो कि ये हेल्दी है। अगर कोई प्लांट है आपके पास, आपको अभी डाउट है कि ये डिजीज्ड है कि हेल्दी है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको आइसोलेशन में रखते हैं ताकि हम ये क्रॉस चेक करें कि ये डिजीज्ड है कि हेल्दी है। एक बार हमें पता चले हेल्दी है तो फिर हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर हम ब्रॉडर टर्म में देखेंगे प्लांट क्वारंटीन को, तो उसमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स आगे आते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि कोई भी अगर लिविंग प्लांट हो या लिविंग प्लांट का कोई प्लांट पार्ट हो या कोई प्रोडक्ट हो, तो हम कैसे उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करें, मैनेज करें, ताकि वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में ना जा पाए, पहुंचे, अंटिल इट इज चेक्ड आउट। अगर हमने हमारे पास कोई लिविंग प्लांट मटेरियल है या ऐसा कोई लिविंग प्लांट मटेरियल का कोई पार्ट है या कोई प्रोडक्ट है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, एज पर द नीड हम इनको कैरी करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू सेकंड एरिया। अब अगर इनमें कोई डिजीज हो तो वो दूसरे जो एरिया है उसमें पहुंच सकती है। तो जितने भी मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हम इनको रेगुलेट करें, इनकी मूवमेंट को पहले चेक करें कि ठीक है, तब जाके इनकी मूवमेंट करें, चाहे वो डिफरेंट पॉलिटिकल जो जैसे कंट्रीज है, कंट्रीज की आपस में, या एक ही कंट्री है, इनमें कोई अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके बिटवीन कोई भी ट्रांसपोर्ट हो उनको हम रेगुलेट करें। तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट के, ये आता है सारा का सारा प्लांट क्वारंटीन में।
अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? मान लीजिए कि अगर कोई सिंगल एक्सोटिक इंसेक्ट या डिजीज हो, अगर कोई एरिया है इसमें कोई डिजीज नहीं, अब अगर इस एरिया में कोई बाहर से कोई इंसेक्ट आया या कोई डिजीज आ गई और वो एस्टेब्लिश हो गई इस नए एनवायरनमेंट में, इसमें ज्यादा खतरा होता है लॉसेस का, क्योंकि इस नए एरिया में चूंकि रेजिस्टेंस अभी डेवलप नहीं हुई है, तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ yield and quality. अब there are different methods which are adopted in plant quarantine. अब कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो एक्सोटिक जो पेस्ट हो या पैथोजन हो? एक्सोटिक होता है जो बाहर के एरिया का हो, उनको हम कैसे सेपरेट करें या इनको हम कैसे प्रिवेंट करें किसी नए एरिया में घुसने से? तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एम्बार्गो। एम्बार्गो जो टर्म है इसको बोलते हैं जो एम्बार्गो टर्म है, इट इज यूज फॉर द प्रिवेंशन। एक होता है कि कंप्लीट एम्बार्गो। कंप्लीट एम्बार्गो में क्या होता है कि इसमें टोटल प्रोहिबिशन होता है किसी स्पेसिफिक प्लांट का या प्लांट प्रोडक्ट का। अगर किसी कंट्री में कोई डिजीज होती है या कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है, तो इसको हम टोटली प्रोहिबिट करते हैं किसी नए कंट्री में लाने से, ताकि वो डिजीज ना फैले। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एम्बार्गो। दूसरा होता है पार्शियल एम्बार्गो। पार्शियल एम्बार्गो होता है कि अगर हम